कोरोना संकट के बीच इलाज के दौरान संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। ये एक बड़ी खबर है। आईसीएमआर और एम्स ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी असरदार है ही नहीं। तो प्लाज्मा थेरेपी, कई बार इसके बारे में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा कि किस तरह से प्लाज्मा की मांग लगातार की गई मरीजों को बचाने के लिए। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज की गाइडलाइन से इसीलिए बाहर कर दिया है। लेकिन अगर ये थेरेपी कारगर नहीं तो लोगों के बीच प्लाज्मा की मांग इतनी ज्यादा आखिर कैसे बढ़ गई थी? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्लड प्लाज्मा है क्या और इसकी इतनी मांग क्यों है। तो सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। कोविड के मरीजों के लिए आजकल प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बताया जा रहा है। जिस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी रही, ठीक उसी तरह से आजकल प्लाज्मा डोनर्स की मांग होने लगी है। एक सोच बन गई है कि कोविड के मरीज को अगर कोविड से ठीक हुए व्यक्ति का प्लाज्मा मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। सवाल ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये जानने के लिए हम पहुंचे मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के पास। मैक्स अस्पताल ने हाल ही में अपने यहाँ भर्ती ऐसे मरीजों पर स्टडी की है जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अब कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करती है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा है मैक्स हॉस्पिटल से। सर, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि प्लाज्मा थेरेपी के फायदे या नुकसान का आधार क्या है? देखिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी भी साइंस में हमारी डेवलपमेंट हुई है कोविड को लेके, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा पिछले एक साल में हमारी जानकारी या नॉलेज बेस बहुत बड़ा है। जिस सिचुएशन में प्लाज्मा काम करता हुआ दिख रहा है वो है मॉडरेट इलनेस में, जबकि मरीज़ को ट्रीटमेंट जैसे स्टीरॉइड्स हैं या रेमडेसिविर है वो शुरू कर दिया गया है और उसके बावजूद भी मरीज़ की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। मतलब उसका हाइपॉक्सिया, बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है और इन मेडिसिन के बावजूद उस स्टेज पे प्लाज्मा एक एडिटिव ट्रीटमेंट है जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है। नाउ हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या है। उसके अंदर एक एंटीबॉडीज, ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो उन्हीं सिचुएशंस में काम करेगा जब तक वायरस आपकी बॉडी में एक्टिव है या रेप्लिकेट कर रहा है। एक बार वायरीमिक फेज जिसको हम बोलते हैं वो चला गया है, उसके बाद एंटीबॉडीज का कोई ज़्यादा रोल ही नहीं, क्योंकि वायरस वैसे ही खत्म हो चुका है। तो वायरीमिक फेज होता है वो फर्स्ट 7 to 10 डेज में होता है। तो इसलिए प्लाज्मा का मेन जो रोल है वो फर्स्ट 10 डेज में है और इंक्रीजिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन गिवन स्टेरॉइड्स। डॉक्टर संदीप से हमने ये भी जानना चाहा कि उनकी स्टडी के नतीजे क्या रहे और प्लाज्मा थेरेपी से किन्हें फायदा हुआ। बेनिफिट जो प्लाज्मा में हुआ मैक्सिमम जो जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा थी, नंबर 1। नंबर 2, विमेन बेटर देन मेन। नंबर 3, जिनको एक या एक से ज़्यादा मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ या कोई हार्ट प्रॉब्लम या किडनी डिजीज़, उनमें फ़ायदा किया। और जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और जैसे 5 से 10 लीटर पे चले गए या 10 लीटर से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे चले गए, उन पेशेंट्स में जब सब कुछ दे चुके थे तो प्लाज्मा ने एडिशनल बेनिफिट किया। सो ये एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिनको वर्स जब हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, प्लाज्मा उस स्टेज पर दिया जाए और तब फायदा होता है। कुल मिलाकर कोविड के इलाज में प्लाज्मा के रोल पर पूरी तरह से मोहर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे देखे गए हैं। यही वजह है कि अस्पताल उन कोविड मरीजों को प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित करते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हमने प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया को भी समझा। प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है वो भी हम आज आपको समझाएंगे, और कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, डोनेट किया हुआ प्लाज्मा किसको दिया जा सकता है, ये सब चीज़ें समझाएंगे। जो डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा, कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जिनको कोविड हुआ है सिर्फ वो ही डोनेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सवाल मेरे पास आ रहा है कि वैक्सीनेशन हमारे को हुआ है और हमारी एंटीबॉडीज़ हैं और हम तो डोनेट करना चाहते हैं, पर ऐसे लोग
जिनको खाली वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बनी है वो नहीं डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट कि आपको कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए। दूसरा कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो विद इन 4 मंथ्स में होना चाहिए। विद इन 4 मंथ्स में ही आपको कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज उससे पहले अगर हुआ है तो आप डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ये सवाल भी उठे कि क्या महिलाएं प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं? महिलाएं सिर्फ वो नहीं दे सकती हैं जिनने बच्चे पैदा कर रखे हैं। आई मीन सपोज जिसके 1 या 2 बच्चे हुए हैं, 1 बच्चे वाले भी नहीं डोनेट हम नहीं करवाते क्योंकि कई बार अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है और वो लेडी हमें बता नहीं पाती हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम जो भी मतलब फीमेल्स ने बच्चे बोर करे हैं उनसे हम नहीं लेते हैं। कोरोना वायरस से रिकवर हुए मरीज ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें ठीक हुए कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4 महीने ही बीते हों। एक शर्त ये भी है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है और वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि प्लाज्मा डोनेशन में कितना समय लगता है और इसे कैसे दिया जाता है। ये जो मशीन है, अगर आप इस पे हमें समझा सकें कि जब प्लाज्मा डोनेट किया जाता है कितना लंबा प्रोसेस होता है और जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे ये मशीन है, इसके ऊपर हम जो किट होती है वो उसी टाइम खोलते हैं, स्टेराइल किट होती है, वो लोड करते हैं इसके ऊपर और एक प्रोग्राम के तहत जो है प्लाज्मा लिया जाता है। 30 to 40 मिनट्स लगते हैं डोनेट करने में और मीन्स 1 person at one time कैन डोनेट 400 ml ऑफ प्लाज्मा और 24 आवर्स के गैप के बाद दूसरा 200 ml जाता है। कितने दिन बाद वो फिर प्लाज्मा डोनेट करता है? जो व्यक्ति एक बार डोनेट कर रहा है वो आफ्टर 2 वीक्स वापस डोनेट कर सकता है। पर वापस कब डोनेट करेगा उसके सारे एंटीबॉडी टेस्टिंग फिर से होंगे, डीएनसी एक्ट में दे रखे हैं वो सारे लागू होंगे यहाँ पर और उन सारे फैक्टर्स में 12.5 हीमोग्लोबिन एंड अबव ज़रूरी है, तो वो करना पड़ेगा। तो आज आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि आप प्लाज्मा डोनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके सेफ्टी को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो डॉक्टर संगीता ने बताया कि तमाम सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही ये तय किया जाता है कि आपसे प्लाज्मा या ब्लड या कोई भी कंपोनेंट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो कोरोना को लेकर प्लाज्मा थेरेपी, आपने भी बहुत इसके बारे में सोशल मीडिया और बहुत तमाम जगहों से आपके पास भी रिक्वेस्ट आई होगी, सरकार की तरफ से लगातार अपील की गई, इसे लेकर प्लाज्मा बैंक भी तैयार किए गए ताकि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं वो वहां पर जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सके ताकि लोगों की जिंदगी को बचाई जा सके। लेकिन आईसीएमआर की जो अब ये रिपोर्ट सामने आई है और जिस तरह से अब गाइडलाइंस बदली हैं उसे लेकर भी कई तरह के सवाल आपके मन में भी होंगे। उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम सवाल पूछेंगे। इससे जुड़े हुए मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर एमसी मिश्रा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे कर लेती हूँ क्योंकि कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर में मैं खास तौर से बात करना चाहूंगी। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हमने बहुत बातें सुनी, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से भी अपील की गई कि जो कोविड से ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। लेकिन इस स्टडी के बाद, इस रिपोर्ट के बाद तो अब उन तमाम बातों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी कारगर थी भी या नहीं, और अब तो ये इलाज से भी बाहर हो चुकी है। देखिए, ये हम लोगों की समस्या है भारत में, बाकी लोगों को क्लियर है दुनिया में कि कितना इसका असर है कितना नहीं है। हम अभी भी नहीं मान रहे हैं इस बात को। जब एविडेंस भी हम जनरेट कर लेते हैं उसको भी नहीं मानते हैं। तो अगर नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, फिर देते रहिए। प्लाज्मा देना, आप रेमडेसिविर देते रहिए। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपना खुद जनरेट करते नहीं है एविडेंस, कोई जनरेट करके बताता है उसको मानते नहीं है, तो फिर ये चर्चा चलती ही रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। अभी देखिए, आईसीएमआर का एक बहुत बड़ा ट्रायल हुआ जिसमें उन्होंने 29 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कन्वल्सेंट प्लाज्मा मैनेजमेंट मॉडरेट कोविड पेशेंट्स में प्लेसेड ट्रायल कहलाता है वो, और उस ये 464 इसमें मॉडरेट इल कंफर्म कोविड-19 इंडिविजुअल्स को लिया गया। और उन्होंने जो एंड पॉइंट था वो था कि ऑल कॉज मॉर्टेलिटी, रिडक्शन इन प्रोग्रेशन, ये 2 चीज़ें देखी उसमें।
और दोनों बातों में कोई फायदा नहीं निकला, जिनको प्लाज्मा मिला या जिनको नहीं मिला, कोई फर्क नहीं था दोनों ग्रुप्स में। अभी फरवरी 2021 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जर्नल माना जाता है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा है, उसमें एक जो पब्लिकेशन हुआ उसमें भी यही सामने आई बात कि प्लाज्मा से न तो मॉर्टेलिटी कम होती है, न सीवियरिटी कम होती है प्रोग्रेशन की, और ना ही हॉस्पिटल स्टे कम होता है कोविड एडमिटेड पेशेंट्स में जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ वाले हैं। तो ठीक है, जब हमने शुरू किया था पिछले वर्ष अप्रैल में, कुछ रिपोर्ट चाइना से भी आई थी और यूरोप से, अमेरिका से भी आई थी, लेकिन अब जब जनरेट हो गया है एविडेंस कि भाई इतनी हाइप जो प्लाज्मा की थी वो नहीं है, तो अब मान लेना चाहिए। तो मैं तो अपने डॉक्टर्स कोलीग्स को भी कहता हूं कि भाई क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हो आप, और इसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आप करना चाहें, कोई स्टडी डिजाइन करना चाहें तो करिए, अदरवाइज इस तरह की चीज़ों को हाइप क्रिएट करके और लोग बेचारे दौड़ते हैं इधर से उधर कि प्लाज्मा मिल जाए, प्लाज्मा मिल जाए, और उनको फिर गिल्टी लगता है कि प्लाज्मा नहीं मिल पाता है, तो सोचते हैं हम अपने मरीज के लिए प्लाज्मा भी नहीं जुटा पाए। तो ये चीज़ों को इतनी हाइप करके नहीं लेना चाहिए, उसको डॉक्टर्स का भी जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को काउंसिल करें उसी प्रकार से कि इस पर देखिए ये केवल एक और फैक्टर है, ज़रूरी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सारे जिनको प्लाज्मा दिया वो बच गए और जिनको नहीं मिला वो सारे उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा भी नहीं है, ये ट्रायल्स में प्रूव हो गया है। तो अब अगर हम उसको नहीं मानना चाहें तो ये हमारे ऊपर है, मान लें तो अच्छी बात है। रेमडेसिविर के लिए भी यही है, प्लाज्मा के लिए भी है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, जो डॉक्टर एमसी मिश्रा भी कह रहे हैं कि जब असरदार है या नहीं हम ये तय ही नहीं कर पाए जब अभी तक, तो फिर इसे इतना बढ़ावा क्यों मिला? क्योंकि ऐसा लग रहा था एक समय में कि प्लाज्मा थेरेपी अगर मिल गई तो शायद जान बच जाए, और यही उम्मीद के साथ लोग एक दूसरे से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, जो कोविड पेशेंट ठीक हो गए थे उन लोगों से, और वो गए भी, बढ़ चढ़कर लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी में हिस्सा भी लिया, प्लाज्मा डोनेट किया लोगों ने, फिर इतना बढ़ावा कैसे इसे? देखिए, बिल्कुल सही, डॉक्टर मिश्रा ने बिल्कुल सही बोला। साइंस अब 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, इसका एविडेंस स्पेनिश फ्लू से आता है। उसके बाद ये 2012 में, 2003 में इबोला वायरस, जीका वायरस में यूज किया गया। वहां से कुछ डेटा आया कि अगर कुछ आपके पास नहीं है तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, मतलब जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी बनी है, मैं इस स्टेटमेंट को वापस बोलूंगा, जिसमें अच्छी क्वालिटी की और क्वांटिटी की एंटीबॉडी बनी है, वो दूसरे लोगों को देके बचा सकते हैं एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब अर्ली फेज में दिया जाए। हमने शायद जो ट्रायल्स करी, क्योंकि ये हमारी परेशानी थी, जो लार्जेस्ट ट्रायल थी पहले 15,000 लोगों पे थी, प्लेसिड ट्रायल का सैंपल साइज 464 डॉक्टर मिश्रा ने बताया, और जब लैंसेट में 14 मई को जो पब्लिश हुई है उसमें 10,000 लोगों को रैंडमाइज, मतलब 2 आर्म्स में बांटा गया कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा के लिए। और NEGM का जो डॉक्टर मिश्रा ने बोला, अभी भी सबसेट्स हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर उनको हाई एंटीबॉडी टाइटर प्लाज्मा दिया जाता है तो कुछ मोर्टालिटी, 48% मोर्टालिटी बेनिफिट मिलता है। तो उस साइंस को शायद हमने नजरअंदाज कर दिया। हमको अभी भी अगर हम लैंसेट का आर्टिकल पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि कुछ सबसेट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, जिस सबसेट में ये कारगर महसूस हो सकता है, ये कारगर हो सकता है। बट बाय एंड लार्ज यस, अक्टूबर में हमें प्लेसिड ट्रायल से, ICMR की ट्रायल से पता था कि प्लाज्मा बहुत ज्यादा काम नहीं करता, तो इस बार क्यों लोगों को दुखी करना था, दौड़ाना था प्लाज्मा के लिए, वो भी ये टेस्ट किए हुए कि उनमें एंटीबॉडीज कितनी है। तो टाइमिंग प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पहले 5 दिन पे काम करती है, और वो भी उन लोगों से जिनका टाइटर 6 से ऊपर हो, मतलब वो टाइटर को आपको मेजर करना पड़ता है प्लाज्मा के अंदर कि कितनी सुदृढ़ एंटीबॉडीज है, तभी वो दूसरे में काम करेंगी। तो ये आउट एंड ओपन था, वर्ल्ड ने ये प्रूव कर दिया है। 100 साल पहले जो बात थी या 15 साल पहले जो बात थी, अब साइंस ने रैंडमाइज्ड ट्रायल के माध्यम से ये प्रूव कर दिया कि ये सबके लिए नहीं है। वो सबसेट जिसमें ये काम करेगी उसको ढूंढना आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी की जान बचाना आवश्यक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग वेंटिलेटर पे हैं, एज अ लास्ट डिच अटेम्प्ट करते हैं, शायद उनको देने का कोई फायदा नहीं है, कि कंक्लूसिवली प्रूवन है। तीसरा, इसको प्लाज्मा थेरेपी को जिस तरीके से पॉलिटिकल जामा पहनाया गया इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग अप प्लाज्मा बैंक्स, वो शायद कहीं ना कहीं गलत था।
हमारे को ये समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स और साइंस को अलग अलग रखना आवश्यक है। साइंस साइंस है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। तो जिस प्रकार से आजकल देश में दवाइयां लॉन्च होती हैं जर्नल की जगह पोडियम से, उसको भी देखना आवश्यक है, क्योंकि वो एक हाइप क्रिएट करती है लोगों में और ऐसा व्यतीत करवाती हैं कि ये चमत्कारी ब्रह्मास्त्र है, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं अपने परिजन को बचा पाऊंगा। क्योंकि सारी जद्दोजहद कोविड में यही थी कि मैं अपने परिजन को किस तरीके से बचा पाऊं। बट ऑन अ साइंटिफिक नोट, लैंसेट आर्टिकल कंक्लूसिवली प्रूव करता है 10,000 लोगों पे कि प्लाज्मा का फायदा नहीं है। शायद जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको फायदा कर सकता है। एक NEGM का आर्टिकल है जो कहता है 60 साल से ऊपर हो और जल्दी दिया जाए तो शायद फायदा कर सकता है, बट बाकी जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा कारगर यूज नहीं है। बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा था कि बस प्लाज्मा मिल गया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हाइप क्रिएट की गई और यही लोगों में कहीं ना कहीं एक धारणा बनती चली गई, जिसका असर भी हम देख रहे थे। डॉक्टर रवि मलिक, आपका कमेंट, फिर एक ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, मैं दोनों डॉक्टर से बिल्कुल एग्री करता हूं। क्रिस्पी मैसेजेस दूंगा। नंबर 1, प्लाज्मा थेरेपी आज के बाद नहीं दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पहले भी नीदरलैंड में, चाइना में स्टडीज हुई थी और प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं मिला। जो मौजूदा स्टडी है वो 11,500 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है, जिसमें 2 ग्रुप बना दिए थे। आधे को प्लाज्मा दी गई, आधे को प्लाज्मा नहीं दी गई, और निष्कर्ष ये निकला कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा पेशेंट्स को, तो ये नहीं दी जानी चाहिए। चौथी चीज, प्लाज्मा थेरेपी जब पहले भी दी जाती थी 1 हफ्ते के अंदर अंदर दी जानी चाहिए थी, उसके बाद में नहीं। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मेरे एक मित्र किसी हॉस्पिटल में हाल ही में एडमिट हुए, 14 दिन के बाद उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसका कोई रोल ही नहीं है, उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग वो भी नहीं था। मेरा कहने का मतलब है वी शुड स्टिक टू दी गाइडलाइंस। इसका कोई औचित्य नहीं है, आप पानी दीजिए या प्लाज्मा दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है, ये स्टडी ने बताया। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस। डॉक्टर MC मिश्रा, प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर बहुत सारे लोगों ने, इसमें हमने देखा कि वो खुद से आगे आए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा था जो कोविड पेशेंट्स अस्पताल में एडमिट थे उनके लिए प्लाज्मा की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। तो क्या ये समझा जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अनुमानों के आधार पर हो रहा था? नहीं, अनुमानों के आधार पर नहीं था, ये एक हाइपोथेसिस थी, प्रिजम्पशन था, जो एक बेस्ड ऑन सम पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि ये और बीमारियों में भी इस्तेमाल होता रहा है और आज भी होता है। प्लाज्मा ऐसा नहीं है कि होगा नहीं यूज, केवल ये कोविड में इसका रोल बहुत ज़्यादा डेफिनेट नहीं है, जैसा सभी लोगों ने बताया। डॉक्टर राहुल भार्गव ने बहुत विस्तार से बताया, डॉक्टर मलिक ने बहुत विस्तार से बताया। तो ये केवल एक इस कंडीशन में इसको ऐसे नहीं लें कि अगर प्लाज्मा नहीं मिला तो शायद पेशेंट ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये समझना लोगों को बहुत आवश्यक है। और जो भी एविडेंस जनरेट हुआ है उसमें यही देखा गया कि रिजल्ट्स में जिनको मिला और जिनको नहीं मिला उसमें बहुत अंतर नहीं था। तो ये समझना मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं तभी पेशेंट का रिश्तेदार भागता है, दौड़ता है, फिर कहीं ना कहीं से वो कोशिश करता है कि भाई मिल जाए जिससे मेरे जो निकटजन है उनकी जान बच जाए। तो ये जो पोजीशनिंग है, ये पोजीशनिंग थोड़ा रियलिस्टिक होनी चाहिए। और अगर जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने भी कहा, एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, अगर उसमें कहीं लगता है कि इसका फ़ायदा हो सकता है और देने से कोई हार्म नहीं, क्योंकि प्लाज्मा देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जो मैंने पहले भी कहा हुआ है आपके प्रोग्राम में, एलोपैथी में अगर एक चीज़ फ़ायदा करती है तो वो नुकसान भी करती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी। कोई भी दवाई आप ले लें, हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। प्लाज्मा का भी साइड इफेक्ट होता है, लोगों को रिएक्शन भी हुई है, बंद करना पड़ा है प्लाज्मा। चला कोविड में शुरू कर दिया और रिएक्शन हो गई, प्लाज्मा नहीं दिया, तो क्योंकि उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो जाती है। और उससे तो इसलिए जब आवश्यक है तो ज़रूर देना है, नहीं आवश्यक है, अनावश्यक कोई भी दवाई, चाहे वो प्लाज्मा हो या कोई और दवाई हो, अनावश्यक नहीं देनी। अब जैसे आप स्टेरॉइड की एग्जांपल ले लीजिए। अब स्टेरॉइड लोग माइल्ड यंग लोगों को स्टेरॉइड खिला रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस। मैंने 2-3 लोगों का बंद करवाया, मैंने कहा बिल्कुल मत लीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिना किसी को देखे कि क्या हो रहा है। सैचुरेशन सब ठीक चल रही है, 10-12 दिन हो गए हैं, 32 साल उम्र है, क्यों स्टेरॉइड खिला रहे हो भाई उसको, किस बात के लिए? तो ये हमें डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा
कि डॉक्टर्स को भी बहुत केयरफुली टाइट्रेट करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट्स को, और उसके बाद अपनी राय देनी है, काउंसलिंग करके वो उस अवस्था में ही दवाई ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो 10 साल पहले चलती थी, आज नहीं चलती हैं, अब विड्रॉ हो गई। एक जाइग्रिस करके इसी प्रकार से दवाई आई थी आज से 10, 12, 15 साल पहले, और उसको माना जा रहा था कि सेप्टिसीमिया में बिल्कुल रामबाण है कि साहब जिसको लग जाएगा, और उस समय आप देखिए उसकी कीमत होती थी 5 लाख रुपए का एक कोर्स होता था उसका जी, और जी। उसको जब देखा गया, जब मेरे से किसी ने पूछा कि साहब ये एडवाइस किया लगवा लें, तो मैंने जब उसका रिव्यू किया, नेट पे जाके देखा, उसमें पबमेड में देखा, कोई एविडेंस नहीं था उसका। यूएसए में FDA अप्रूव भी नहीं थी वो, कुछ थोड़े से मरीजों में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन लोग आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स को दे रहे थे। तो मैंने उनसे यही कहा, भाई देखिए अगर आपको 5 लाख रुपए पिंच नहीं करते, आप देने दीजिए, इसका फायदा तो कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है कि इसका फायदा होता है। और वो 2-3 साल बाद मैंने पढ़ा कहीं कि वो दवाई जो है विड्रॉ हो गई, उस कंपनी ने एलाई लिली की शायद दवाई थी, वो विड्रॉ कर ली गई क्योंकि उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। तो ये सब होता रहता है, और काफी चीजें मार्केट ड्रिवन होती हैं, कमर्शियली ड्रिवन भी होती हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। सब कुछ इतने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता मेडिकल क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही कि कोई भी ट्रीटमेंट उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, और उन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर भार्गव अपनी बात भी रखिएगा। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। एक स्टडी, कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये भी कहा गया था कि जो प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, महामारी का प्रकोप उससे बढ़ भी सकता है, क्योंकि इससे जो वायरस है वो और भी ज़्यादा विषैले स्वरूप में सामने आ सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम पबमेड पे सर्च करें तो 5000 आर्टिकल्स प्लाज्मा पे आते हैं। इसका मतलब ये साइंस एक इवॉल्विंग साइंस है। आज 18 मई 2021 में हमने उसकी बेनिफिट नहीं देखा। इससे ये होगा कि जो उसका रैम्पेंट यूज था, जो परिजनों की परेशानियां थी, जो ब्लड बैंक पे इंक्रीजिंग लोड था, वो कम होगा। गाइडलाइंस एट लार्ज 90% लोगों के लिए कामयाब होती हैं, जो पब्लिक को बताती हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और उसका कोई भी तरीके से, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को मद्देनजर रखते हुए उसका अब्यूज ना हो। पर ये पिक्चर अभी बाकी है। मैं आपको ये कहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमने ये सोचते हैं कि वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ जाता है, ऐसी कोई घटना नहीं सामने आई है, ना उसका फायदा हुआ है। ये देखते हुए ये भी बात समझनी है, एक कोवैक्सीन की बहुत अच्छी स्टडी अभी पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताते हैं कि नेचुरली रिकवर्ड एंटीबॉडीज, अब इसको थोड़ा सा दर्शकों को ध्यान से देना पड़ेगा, जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं वर्सेस जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, नेचुरल एंटीबॉडीज ज्यादा कारगर और पावरफुल होती हैं वैक्सीनेशन के मुकाबले में। इसका मतलब ये 100 साल से चलती हुई साइंस जो है, ये की इंपॉर्टेंट साइंस है, हमको इसको अनरावल करना जरूरी है। और अपने सबसेट में, जब हमारे पास महंगी एंटीबॉडीज नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर के इंजेक्शंस की कमी है, हमारे को आईसीएमआर से बैठ के ये सोचना चाहिए कि कौन से सबसेट में ये कामयाब हो सकती है, ताकि साइंस के माध्यम से हम लोगों की जान बचा पाए। मैं आपसे अभी भी कहूंगा, आप आज कुछ साल बाद आगे देखेंगे कि सबसेट आ जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको कैंसर है, जो यंग लोग हैं, उनमें प्लाज्मा शायद कारगर हो, जैसे डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने मैक्स से कहा था, और उनकी ट्रायल में भी ये बात हुई थी। बट हाँ, लोगों की जो पीड़ा है और जो लोगों को अभी तक लगता था कि सिर्फ प्लाज्मा लगाने से हमारे परिजन बच जाएंगे, शायद वो होना कम हो जाएगा, और एक सैनिटी आ जाएगी, ताकि लोगों को समय मिलेगा कि हम साइंटिफिक तरीके से सोच पाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो उठाया है कि इसके दुष्प्रभाव हर चीज के होते हैं, देने के भी होते हैं, लगाने के भी होते हैं, एनाफाइलैक्सिस के भी होते हैं, वो भी ध्यान रखना आवश्यक है। और गांव वगैरह में जहां पे हम प्लाज्मा दे रहे हैं, वहां पे साइड इफेक्ट्स की कोई परवाह नहीं करता। तो गाइडलाइंस हमको आगे गाइड करेंगी, बट साइंस को इवॉल्व होना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि इनमें से जो 4200 लोग गए, इनकी आगे चल के एक भी जने की मृत्यु का कारण कोविड ना बने, इसलिए साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। साइंस सर्वोच्च है, और साइंस की रिस्पेक्ट करके हमको आगे बढ़ना आवश्यक है। बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, जो लोग सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते थे, जो कोविड पेशेंट थे, उन्हीं को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी, हम लगातार ये देख रहे थे। लेकिन इस अध्ययन के, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो यही है कि प्लाज्मा थेरेपी मॉडरेट मरीजों पर, यानी कि जो सीवियर कंडीशन में पहुंच रहे हैं, उन पर फायदेमंद ही नहीं है, मतलब उन पर असर ही नहीं हो रहा है उनका।
देखिए, इसके अंदर ये क्लियर था कि प्लाज्मा थेरेपी हमारे को पहले 7 दिनों में देने का ही फायदा है, उसके बाद फायदा नहीं है। मोस्टली हम लोग दे रहे थे जब पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया, 14 दिन के बाद 14 दिन पे प्लाज्मा थेरेपी देने का कोई रोल नहीं है। पहली चीज तो बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज, मैं बड़े क्रिस्पी मैसेजेस देना चाहूंगा जिससे व्यूअर्स कहीं कंफ्यूज ना हो। नंबर 1, ये रिकवरी ट्रायल्स क्या होती है? रिकवरी ट्रायल्स ऐसा नहीं है कि जो ये लैंसेट ने पब्लिश किए हैं अभी 3 दिन पहले, ये रिकवरी ट्रायल केवल प्लाज्मा थेरेपी पे हुए हैं। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर भी हुए हैं, और ये रेमडेसिविर और कोविड की कई चीजों के ऊपर हुए हैं, और ये ट्रायल्स बड़े ही पुख्ता होते हैं, बड़े केयरफुली किए जाते हैं। अब ये भी ट्रायल जो हुआ 11,500 पेशेंट्स के ऊपर हुआ है, तो रिकवरी ट्रायल को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी कोविड के प्लाज्मा सेंटर्स खुले हुए हैं जिसमें सरकार इतना पैसा भी खर्च कर रही है और लोग भी ढूंढ रहे हैं, आधा समय तो परिजनों का इसी चीज में निकल जाता है, डोनर ढूंढने में और करने में, वो सब बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि हम नेशनल गाइडलाइन से चलेंगे। कल को ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रवि मलिक कहे नहीं जी मैं तो प्लाज्मा देना चाहता हूं। वी हैव टू फॉलो दी नेशनल गाइडलाइंस, और ये नेशनल गाइडलाइन से रिमूव कर दिया गया है। अगर नेशनल गाइडलाइन से रिमूव कर दिया गया तो लोगों के भी मन में किसी किस्म का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये शायद कहीं काम कर जाए, शायद ना करे। इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम नेशनल गाइडलाइंस इन अ साइंटिफिक वे आफ्टर सीइंग द रिकवरी पैनल ट्रायल्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये निकाल दिया गया, तो इसको निकाल दें। मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा, प्लाज्मा थेरेपी के भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर भार्गव ने बड़ी अच्छी चीज बताई है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का खतरा हो सकता है। अब ये सारे खतरों को लेके और हमें पता चले कि उसका कोई वो ही नहीं है, प्लस फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी हैं। आप पहले तो डोनर ढूंढेंगे, फिर प्लाज्मा वो करेंगे, फिर उसके बाद देंगे, और फिर एक नहीं देंगे, दूसरी देंगे, तीसरी देंगे। अक्सर परिजनों का समय, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, तो परिजन ही हर तीसरे चौथे दिन फिर दोबारा कि डॉक्टर साहब प्लाज्मा दे दें, फिर दोबारा, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये एक प्रोग्राम किया जिससे हम जैसे लोग भी जो कोविड के अस्पताल चलाते हैं, कोविड के मरीजों का इलाज करते हैं, हमें भी थोड़ी राहत मिलेगी, ताकि पेशेंट के पास में क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि नेशनल गाइडलाइन से रिमूव हो चुका है, इसको देने का कोई फायदा नहीं है। और ट्रायल्स के अंदर साइंटिफिकली, इन ट्रायल से पहले भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। बीजिंग ने भी ट्रायल्स किए थे, नीदरलैंड ने भी ट्रायल्स किए थे, यूएसए ने भी ट्रायल्स किए थे, और उन ट्रायल्स की रिपोर्ट डॉक्टर मिश्रा भी एग्री करेंगे। हमने 2-3 महीने पहले भी इस तरह का एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि हमने यही डिबेट की थी कि प्लाज्मा थेरेपी का रोल या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड पेशेंट्स में। तो ये जो भेड़चाल की तरह जो हम प्लाज्मा दे रहे हैं वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब तो खैर प्लाज्मा थेरेपी बंद कर दी गई है कोविड के पेशेंट्स में, लेकिन विद एन ओपन माइंड आगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हम अपनी साइंस के हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट को जो फाइन ट्यून करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिकवरी ट्रायल के 11,500 पेशेंट्स, जो कि मई से जो ट्रायल चल रहा है, ये अभी का नहीं ट्रायल चल रहा, बहुत पहले से ट्रायल चल रहा है, और जो उसके रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने ये दिखाया कि 11,500 में से 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, 5,500 एक तरफ, 5,500 एक तरफ, उसमें मोर्टेलिटी देखी गई। दोनों ग्रुप्स में लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हुई। मैंने इस स्टडी को बड़े डिटेल में पढ़ा, तो उससे बिल्कुल अपरेंट है कि इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल इन पेशेंट्स ऑफ कोविड। और ये क्लियर कट मैसेज आ गया और प्रोटोकॉल से हट गया। इससे ज्यादा हमें अब कोई एविडेंस नहीं चाहिए प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा, जैसे रेमडेसिविर भी है, मैं चाहता हूं उसके भी पुख्ता ट्रायल्स आए। रेमडेसिविर हैज अ वेरी निश रोल। किसी भी व्यक्ति को रेमडेसिविर नहीं मिलेगी जो ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है या जो मॉडरेट डिजीज में नहीं है, अभी तक का ही है। लोग माइल्ड डिजीज में भी लगवाए जा रहे हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन इतना महंगा खरीदते हैं फिर लगवाते हैं। तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, अंधकार से हमें उजाले की तरफ आना चाहिए। वी शुड गो ऑन द साइंटिफिक स्टडीज एंड वी शुड बेस आवर फैक्ट्स ऑन साइंटिफिक स्टडीज। किसी एक डॉक्टर ने 4 मरीजों पे देने के बाद कहा कि नहीं जी ये रिकवर कर गए या इनकी डेथ हो गई, दैट हैज नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग साइंटिफिक युग में 2021 के युग में हमें प्रॉपर स्टडीज करनी चाहिए, केस कंट्रोल स्टडीज होनी चाहिए, जिसमें कि प्रॉपर साइंटिफिक वे में जाके और बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर देखने के बाद में हम उसके निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे, रादर देन की हम क्वैक्स वाली बात करें कि जी 4 मरीजों को मैंने दिया था उनको तो आराम आ गया। बिल्कुल। डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर मलिक, इसमें एक बात हमारे को समझना आवश्यक है, जैसे आपने सही कहा कि एटलीस्ट हम परिजनों को दिखा पाएंगे और मैड रश कम हो जाएगा। बट मेरा अभी भी आपसे यही कहना है और आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ लोगों में जहां पे ये काम करती है
जिसको NEGM के आर्टिकल ने बताया, जिसने इस लैंसेट के आर्टिकल ने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में अर्ली देके और हाई टाइटर वैल्यू जिसे अपन कहते हैं, हम प्लाज्मा जो लेते थे उसमें टाइटर कभी चेक नहीं करते थे, अब हाई टाइटर प्लाज्मा का रोल कुछ है। तो ये साइंस को इवॉल्व करना चाहिए रादर देन सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना, क्योंकि लैंसेट स्टडी ने कह दिया है ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम यूनिक है, और अगर हम अपनी प्रॉब्लमों को खुद सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लासिड ट्रायल में सिर्फ 468 लोग थे, यहाँ 11,000 लोग हैं, तो हमको साइंस को इवॉल्व करना है। पर मैं यही कहूंगा पिक्चर अभी बाकी नतीजा है कि लगातार जो स्टडीज हो रही हैं, जो अध्ययन हो रहे हैं, उसके आधार पर ही अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। बहुत माफी के साथ डॉक्टर MC मिश्रा मैं कहना चाहती हूँ, वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी लास्ट कमेंट के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि लोगों के सवाल जो हैं उनके जवाब उन तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन तमाम सवालों के जवाब आपने हमारे दर्शकों को दिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.